मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे कांकेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद नक्सली मौके से भागे हैं। तो बड़ी खबर कांकेर से मुठभेड़ को लेकर यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में आपको बता दें नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ जब हुई उसके बाद जो नक्सली है वो मौके से फरार हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। नीरज, कब की ये पूरी घटना है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, आज जो मुठभेड़ हुई है वो नारायणपुर की पार्टी बताई जा रही है। नारायणपुर जो कांकेर जिले की सीमा से लगा हुआ है, वहां से डीआरजी की ये पार्टी निकली हुई थी। और जो कांकेर जिले की सीमा है, चूंकि कांकेर जिले की सीमा और नारायणपुर की सीमा लगी हुई है, कोयलीबेड़ा का वो इलाका था जहां पर ये जवान पहुंचे थे। और उस दौरान नक्सलियों से लगभग 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ बताई जा रही है। हमने पुलिस अधीक्षक जो इंदिरा कल्याण एलेसिला जी है कांकेर के, उनसे संपर्क किया, पूछा कि आखिर मुठभेड़ की क्या स्थिति है सर। तो उन्होंने यही स्पष्ट करने को कहा है कि ये जो मुठभेड़ हुई है वो नारायणपुर जिले की पार्टी थी। लगभग 15 से 20 मिनट मुठभेड़ चली है। आपको बता दूं कि कल जो है कोयलीबेड़ा इलाके में इसी तरह की मुठभेड़ सामने आई थी, जिसमें कांकेर जिले की जो पार्टियां निकली हुई थी उन्होंने 3 माओवादियों को मार गिराया था। कल देखा था कि कुछ हथियार भी बरामद किए थे। क्योंकि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से लगातार नक्सल मामलों को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। नक्सलियों के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। सरकार का सख्त निर्देश है कि नक्सलियों के खात्मे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि लोगों को शांति जरूरी है, लोगों को जो उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जरूरी है। इसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और पार्टियां जो है अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाई करते आ रही है। नीरज, मुठभेड़ के दौरान कितनी संख्या में नक्सली थे जिनकी जवानों के साथ मुठभेड़ हुई? जी फिलहाल अभी पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग नक्सलियों की संख्या 20 के आसपास बताई जा रही है। और जो डीआरजी जवान थे वो काफी संख्या में रहे हैं। इस दौरान मुठभेड़ जब हो रही थी तो नक्सली जो है, जब जवान जवाबी कार्रवाई करने लगे तो उस दौरान नक्सली जंगल पहाड़ों की आड़ लेकर भाग निकले। कुछ इनपुट्स मिलने के बाद जवान उस जगह पर पहुंचे थे या फिर रूटीन सर्चिंग चल रही थी, उस दौरान ही मुठभेड़ हुई है? जी देखिए, रूटीन सर्चिंग अभी लगातार जारी है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव नजदीक है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जो है पार्टियां जो है निकल रही है। और आपको बता दूं कि गर्मी के समय में क्या होता है, खासतौर पर नक्सलियों की मूवमेंट ज्यादा रहती है। तो इस दौरान जो जवान है वो गश्ती पे हमेशा निकले हुए रहते हैं। आज ये जवान गश्ती पर निकले थे और गश्ती पर निकलने के दौरान अचानक उनसे मुठभेड़ हो गई। फिलहाल मुठभेड़ में कोई हताहत की खबर नहीं है, सभी जवान सुरक्षित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। कांकेर के बाद अगली बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। तो बता दें कि नक्सली कमांडर नागेश उर्फ एर्रा ने सरेंडर किया, सुकमा एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। 2010 में हुए ताड़ मेटला हमले में ये नक्सली शामिल था और सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 8 लाख का ये इनामी नक्सली था जिसने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें 2010 में जो ताड़ मेटला घटनाक्रम हुआ था उसमें भी ये शामिल रहा था। तो बड़ी घटना हुई थी ताड़ मेटला में। आपको बता दें, एक तरीके से देखा जाए तो जवानों की बड़ी कामयाबी से कहा जाएगा, क्योंकि ताड़ मेटला जो हादसा था, बड़ा वो हमला हुआ था जिसमें ये शामिल था और अब इसने सरेंडर किया। तो बता दें 8 लाख का इनाम इसके ऊपर था। नागेश उर्फ एर्रा इसका नाम है, जिसने आत्मसमर्पण किया है सुकमा एसपी के सामने। तो देखिए, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो जवानों, तो आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की जो नक्सल निर्मूलन नीति है उसके अनुसार सुकमा पुलिस का जो पुनर्नवकाम अभियान है उसके अनुसार जो बटालियन नंबर 1 है, पीएलजे नंबर 1, उसका कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर है नागेश, उसने आज सरेंडर किया है। नागेश निवासी नागलगुड़ा का है। उसके अलावा इसका उम्र है 38 ईयर्स है। उसके अलावा नागेश 2003 से 4 तक पालाचल में एलओएस सदस्य था। 2015 में ये पीएलजे का कंपनी नंबर 2 का कमांडर बना। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर नागेश ने सरेंडर किया है। नागेश बटालियन छोड़ के आया है। शासन की जो विकास की नीति है, लोगों में शासन के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, अंदरूनी क्षेत्र में जो पुलिस कैंप खोले गए हैं, उस क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर नागेश ने आज सरेंडर किया है।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, देखिए एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता है। 8 लाख का ये इनामी नक्सली जो ताड़ मेटला घटनाक्रम में शामिल था, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, 8 लाख की इनामी नक्सली ने आज सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने इन्हें बिना हथियार के समर्पण किया है। और सुकमा जिले के जो बड़ी नक्सली घटना है, करीब 10 से ज्यादा बड़ी नक्सली घटना है, जिसमें ताड़मेटला, बुरकापाल, कोत्ता चेरू और कई तरह की नक्सल घटनाएं हुई हैं, जिसमें ये शामिल था। और ये इतना खूंखार नक्सली था, इतना बड़ा कमांडर था कि आप समझ सकते हैं करीब 122 जवानों की शहादत और 18 आधुनिक हथियारों को लूटने में ये शामिल था। और इसके समर्पण करने से पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और बटालियन के दूसरे नंबर के कंपनी कमांडर था, तो 8 लाख का इनामी था, जो माओवादियों के जो मिलिट्री बटालियन है, जो सुकमा और बीजापुर इलाके में जो संचालित की जा रही है, ऑपरेट किया जाता है, उसका ये सूरतहाल है। और इसके समर्पण करने से पुलिस प्रशासन को निश्चित रूप से कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। तो शुक्रिया आपका सलीम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी तैयार हो गई है। 1 मार्च को पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे और घड़ी के इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। तो घड़ी समय के साथ साथ मुहूर्त और पंचांग भी बताएगी। इसके अलावा घड़ी से सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी भी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, घड़ी के इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का जो काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पहली वैदिक घड़ी होगी और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी इसे बताया जा रहा है, जिसे तैयार कर लिया गया है। और 1 मार्च की वो तारीख होगी, वो ऐतिहासिक पल होगा जब पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। ये एक वैदिक घड़ी है जी, जो 30 घंटे की रहेगी, सूर्योदय से सूर्योदय तक 30 घंटे की वैदिक घड़ी है। इसका इंस्टॉलेशन किया है और इसमें 48 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 48 मिनट का 1 घंटा है। ऐसे 30 घंटे हैं, उसमें मुहूर्त है, ये अलग अलग मुहूर्त दिखाएगी और वैदिक टाइम दिखाएगी। जो हमारा पुराना जो काल गणना का तरीका था, उसकी कैलकुलेशन पे घड़ी बनाई। ये 80 फीट ऊपर लगाई गई है। एक वैदिक घड़ी का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी वो जगह है, वो स्थान है जो कालगणना की उज्जैन की महत्ता को पुनर्स्थापित करेगी, जो अपने समय के साथ साथ शुद्ध मांगलिक समय भी बताएगी, मुहूर्त भी निकालेगी और सर्वाधिक शुद्ध समय की दुनिया में उज्जैन से अपनी पहचान भी बनाएगी। तो चलिए इस वैदिक घड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। ललित, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हमने इस वैदिक घड़ी की देखी, कितना वक्त लगा इसे तैयार करने में और क्या कुछ इसकी खासियत रहे? जी, ये वैदिक घड़ी का है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय करीब 2 साल पहले उन्होंने इसको बनाने की योजना बनाई थी। ये जब से धीरे धीरे बन रही थी, पर कुछ समय पहले इसकी गति धीमे हो गई थी निर्माण की। लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वैदिक घड़ी है, जो 4 मंजिले टावर पर 4थी मंजिल पर लगी हुई है। इस घड़ी को बनाने में काफी समय लगा है और अब लग चुकी है। और इसको आज 150 फीट ऊंची क्रेन से लगाया गया है 80 फीट की ऊंचाई पर। ये जो है विक्रम संवत के समय में जिस तरीके से काल गणना होती थी, मुहूर्त बताए थे, वो बताएगी। और इसको मोबाइल के एक ऐप से भी इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। ललित, इस बारे में कोई जानकारी कि इस वैदिक घड़ी का जब पीएम मोदी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे तो इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है क्या, कि इतने समय से इतने समय तक ये रहेगी या फिर पूरे समय ये घड़ी चालू रहेगी? जी, ये जो घड़ी बनाई गई है इसके लिए समय तो जारी नहीं करा, पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बनाया था, उनका उद्देश्य था कि ये घड़ी 24 ही घंटे चलती रहेगी, जिससे कि इससे मुहूर्त और काल गणना का पता चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। और सिटी सेंटर में यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास
रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशन में से हमको सौभाग्य मिला 2 स्टेशन का, राजनांदगांव लोकसभा को, एक डोंगरगढ़, एक राजनांदगांव। यहाँ लगभग 14 करोड़ और वहाँ लगभग 13 करोड़, ऐसा इस स्टेशन की आधारशिला रखी गई। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनांदगांव के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। तीसरी लाइन बन चुकी है, इसमें बहुत सारी एस्केलेटर की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, उद्यान की सुविधा, बैठने की बहुत सुसज्जित व्यवस्था और सब प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन यहाँ होगा। इधर इंदौर वासियों को पीएम मोदी ने सौगात दी है, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि इंदौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर होने वाले कार्यों का पीएम मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। पहले चरण में 495 करोड़ रुपए का विकास कार्य होगा, जिसमें स्काई वॉक के जरिए इंदौर रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही बस स्टैंड को भी टनल मार्ग के जरिए कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही रेलवे स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इंदौर में इतनी बड़ी सौगात दी है। इंदौर एक उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इसमें आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो और उसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50 सालों में जो रेलवे की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं करते, काम करते हैं और जिस काम का वो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी टर्म में इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी होगा और ये एयरपोर्ट की तरफ बनने वाला स्मार्ट, मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे स्टेशन बनेगा। इधर दतिया में बेखौफ बदमाशों की खुलेआम फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 3 अज्ञात बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फायरिंग की। अमोल यादव के मकान के बाहर दहशत फैलाने की नीयत से बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। साथ ही फायरिंग करने वाले दबंगों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर ग्वालियर जिले के सबसे बड़े अस्पताल जेएच अस्पताल में डॉक्टरों ने रात को जमकर हंगामा किया। बता दें कि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल के पीछे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। हॉस्टल के छात्रों ने जब युवकों को शराब पीने से मना किया तो शराब के नशे में युवकों ने छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। जो असामाजिक तत्व वगैरह कैंपस में आते हैं और जो दारू वगैरह पीते हैं और सभी करते हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, उसके साथ साथ लोगों का इलाज भी चलता है, वहाँ पे अस्पताल भी है। अगर अस्पताल परिसर में ये सब चलेगा तो फिर उसके साथ फिर यही घटनाएं होंगी बार बार। कितने लोगों को सख्त में मारपीट दी है? कौन डॉक्टर के साथ हुई है? 5 गाड़ियाँ हमारी फूटी गई हैं, हमारी 4 से 5 गाड़ियाँ फूटी गई हैं। उसके साथ साथ जितने लड़के यहाँ पर आए उनके साथ मारपीट की गई है। जब हमने पुलिस कर्मचारियों से बात की तब भी वो वीडियो वगैरह बनाते हुए उसके बाद हम लोगों को धमका रहे थे कि ठीक है आप साइड में आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं, आप ये सब नहीं करिए। कार्यवाही के लिए उन्होंने कोई भी अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई भी नाजुक वजह नहीं बताई है कि आपके मुद्दे को हम उठा के कार्रवाई करेंगे। कुछ कहा सुनी हुई होगी, आपस में 2 पक्षों के बीच की बात है और उसमें किसी ने पुलिस को बुला लिया तो बीच में पुलिस इन्वॉल्व हो गई। आरोप लगाया पुलिस ने मारपीट की है। अब ऐसा मुझे पता चला है तो हमने अभी एसपी साहब का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने वही कहा है कि जिस पुलिस वाले ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी जो लोग जो बाहर के लोग आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्रवाइयाँ हो जाएंगी।
बढ़ते आगे, इंदौर में छात्राओं पर चाकू से हमला किए जाने की वारदात सामने आई है, जहां चाकू से नशेड़ियों ने हमला किया और हमले में 3 छात्राएं घायल हुई है। वहीं स्कूल प्रशासन घायल छात्राओं को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां घायल छात्राओं का इलाज जारी है और आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने उत्पात मचाने के लिए छात्राओं पर हमला किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर हरदा के सोनतलाई गांव के किसान की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पुलिस को किसान सोहन जाट ने फोन पर जानकारी दी, उसको किसी ने नशीली दवा मिलाकर दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान ने फोन रिसीव नहीं किया। जब पुलिस किसान के घर पहुंची तो किसान का शव खून से सना हुआ था। पुलिस परिजनों के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और तलाश भी की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। तो हरदा का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसे किसी ने नशीली दवा पिला दी है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची देर हो चुकी थी। तो बता दें कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ शव जो है किसान का मिला। तो किसान की हत्या से आसपास के लोगों में डर का भी माहौल है। तो हत्या हुई किसान की और देखिए पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी, शव को कब्जे में लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए किसान के शव को भेजा गया और इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर सूरजपुर से, जहां पर स्कूल छात्रा की हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोग और परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों को फांसी दी जाए और साथ ही साथ घर उनका तोड़ा जाए। 29 जनवरी को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते चले। मौत के बाद नाराजगी यहां पर देखने को मिली है। जो इस मामले में आरोपी है उनको फांसी की सजा देने की मांग की गई है। तो 29 जनवरी की वो तारीख थी जब स्कूल छात्र की हत्या का ये मामला सामने निकल कर आया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमाम, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मांग तो यही हो रही है कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। जी बता दूं कि 29 जनवरी से की ये घटना है जब ये जो ऋतु कश्यप है ये प्रतापपुर से गायब हुआ था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। तब से हालांकि ये बच्चा जो नटखट टाइप का था, तो तब से ये पुलिस ये मान के चल रही थी कि वो बच्चा कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन कल जो अपडेट आया कि जो बगल के ही जो पड़ोसी थे, जिन पर शुरू से पुलिस भी शक कर रही थी और जो इनके परिजन है वो अभी कहीं ना कहीं इनको बोल रहे थे कि इनका हाथ हो सकता है। तो उनसे पुलिस ने पूछताछ किया तो वही लोग हत्या में शामिल होना पाया गया। तभी से लेकर जो प्रतापपुर इलाका है पूरी तरह से आग में जल रहा था और आज जो उनका जो घर है उसको भी बुलडोजर से ढहाने की बात कर रहे थे। लेकिन वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर यहाँ पर जेल भेज दिया है। हालांकि फिलहाल जो घर ढहाने की जो बात थी उसको लेकर जो नगर पालिका के जो सीएमओ है, सीएमओ ने एमआईसी में चर्चा कर वहां पे एसडीएम को एक पत्र लिखा है घर ढहाने को लेकर। लेकिन अभी तक जो मामला है फिलहाल शांत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।